शिक्षक है। मुझे बहुत गर्व है कि आज डॉक्टर राठी जो हमारे काका जी है, जिन्हें हम प्यार से चाचा जी बोलते हैं, आज हमारे साथ है और आज राधे राधे। वो अंकल जी को देख लो बेटा। योग के विविध आसनों के बारे में जानकारी देंगे एवं किस विधि से किस मकई तरह से इन्हें किया लाइन जाए इसके बारे में हमें बताएंगे। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधा आप सभी को महेश नवमी की अग्रिम बधाइयां देता हूँ एवं डॉक्टर मुरलीधर जी राठी इनकी ओर मंच की बागडोर सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, जय महेश। हम सभी उपस्थित साधकों का मैं आज इस योग प्रशिक्षण शिविर के अंदर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलन से इसकी शुरुआत करेंगे। चाचा आप अनम्यूट करो। एक निवेदन रहेगा सभी पार्टिसिपेंट से, कृपया अपना आपको म्यूट मोड पर रखें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं या जैसे ही ये सेशन खत्म होता है हम आपके लिए वक्त देंगे जहाँ पे आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। तो तब तक सभी अपने आप को म्यूट मोड पे रखें। सिर्फ हमारे जो आज के प्रशिक्षक है डॉक्टर मुरलीधर जी राठी, यही सिर्फ अनम्यूट रहेंगे, बाकी सभी लोग प्लीज 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 कोऑपरेट करें एवं म्यूट पे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में सभी का मैं स्वागत करता हूं और प्रार्थना से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 3 बार ओम का मंत्र जपेंगे। तो सभी लोग अपना आसन ग्रहण कर ले। स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन में आपको बहुत अच्छा समाधान सुख मिलता हो उस आसन में आपको विराजमान होना है। वे आप स्वस्तिकासन में हो, पद्मासन में हो, वज्रासन में हो, जिस भी आसन में आपको लगता है कि आप सुखद अनुभूति करते हो उस आसन में आपको विराजमान हो। तो एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर ओम का जाप करते हैं। प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र। उसके बाद संगठन मंत्र लेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृदंगमय
ओम शांति शांति शांति। गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय मंत्र रह गया था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। सर्वप्रथम मैं अपने प्रथम गुरु अपने माता पिता को प्रणाम वंदन नमन करता हूँ। संपूर्ण गुरु शक्ति को मैं नमन करता हूँ। संपूर्ण मातृ शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और जो भी साधक आज इस योग प्रशिक्षण शिविर में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनकी जो गुरु आत्माएं हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आज की यह कक्षा हम शुरू करते हैं। प्रार्थना इसलिए की जाती है कि हमारे मन को एक शांति मिलती है। हमें जितने भी हमारे आराध्य देवत है, जितने भी हमारे गुरु है, जितने हमारे जो ज्ञान के स्रोत है, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं ताकि वे हमें आज जो भी हम जो करेंगे उसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें और हमें जो भी हम करते हैं वो अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले हम जो कक्षा शुरू करेंगे उसके पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों से कहना चाहूंगा। योग या प्राणायाम ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम शरीर और मन, शरीर अगर तंदुरुस्त है तो इतने से नहीं होता, मन भी तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। तो शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए योगासन या यौगिक आसन किए जाते हैं और मन को तंदुरुस्त करने के लिए मन की जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, उनको संयमित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ यौगिक जॉगिंग करते हैं। तो ये करने से पहले और कुछ चीजें जो है, कुछ नियम है इसके, वे नियम भी आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप जिस जगह पे आप योगासन करते हो वो जगह शांत होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए। आप जो पहराव करते हो वो पहराव भी थोड़ा सा आपको कंफर्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी फीलिंग आए, अच्छा महसूस हो। आप सारे आसन प्राणायाम जो भी आप क्रियाएं करते हैं उसमें कोई भी उसमें व्यवधान उससे निर्माण ना हो, ऐसा ही पहराव आप पहने। उसके बाद जो वातावरण है उस वातावरण को निर्मित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आप अपने आसपास में धूप बत्ती बोलो, दिया बोलो या घी का दिया आप लगा सकते हैं, ताकि प्रसन्नता, आपका मन जो है अपने आप ही अंतर्मुख हो, वो बाहर ना भटके, प्रसन्नता आपके समीप रहे। इसलिए ये चीजें आपको आपके वातावरण निर्मित के हिसाब से आपको करना चाहिए। उसके बाद होता है कि ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब जो लोग जिनको हाल ही में 5-6 महीने में कभी ऑपरेशन बड़ा कोई हुआ हो, वे कृपया ऑपरेशन से कम 6 महीने तक, बड़े ऑपरेशन के बाद ये यौगिक क्रियाएं ना करें। प्राणायाम की कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन यौगिक क्रियाएं या आसन जो है, कठिन आसन, वो ना करें। महिलाएं खासकर ध्यान रखें, रजस्वला हो तो 5 दिन सूक्ष्म व्यायाम करें। और कोई भी शरीर पे ज्यादा तान आए या तनाव आए, ऐसी कोई भी कठिन आसन या कपालभाति, भ्रामरी या बाह्य प्राणायाम ना करें। उसके बाद जिनको बीपी की शिकायत है, जिनको हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स है, वे ये आसन करते वक्त आराम से करें, कोई भी गड़बड़ या धांधली ना करे, क्योंकि कोई भी गड़बड़ करने से आसनों के परिणाम जो है वो विपरीत भी अपने ऊपर हो सकते हैं। इसलिए
ये सब चीजें ध्यान में रखकर आपको करना है। और दूसरे कुछ नियम ऐसे हैं कि जब हम प्राणायाम आसन करते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप आगे झुकने वाले आसन करते हो तो आपको सांस छोड़ देनी चाहिए, और जब आप पीछे झुकते हो तो उस समय आपको सांस लेनी चाहिए। सांस कब लेना है और सांस कब छोड़ना है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यौगिक अपन आसन या व्यायाम अपन करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे महत्व का है प्राण, यानी अपन जो प्राणवायु लेते हैं वो किस तरह लेना है और किस तरह छोड़ना है। अगर हमारा प्राणवायु के साथ में हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से हमको उसके इफेक्ट मिलते हैं और उसका फायदा भी हमको बहुत होता है। अगर हम उसके साथ नहीं करते तो हम जल्दी थक जाते हैं और फिर हमको कठिनता महसूस होती है आसन करने में, और फिर हम धीरे से ये सब छोड़ देते हैं। तो ये करने के पहले हमको ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप यथाशक्ति यथा सामर्थ्य ही आसन करें। अगर कोई कपालभाति कहो या दंड बैठक कहो, कोई 50 बार 100 बार 1000 बार स्ट्रोक करता है, उसका वो रेगुलर प्रयास है, उसका अभ्यास है, उस वजह से वो कर सकता है। आप अगर नए साधक हो तो आपने शुरुआत जो है वो 10-10 20-20 स्ट्रोक से ही आपको करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। धीरे धीरे शरीर जिस तरह आपको उसके लिए साथ में हो जाएगा, शरीर उसके योग्य हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे अपने आसन और प्राणायाम की जो क्रिया है उसका समय आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भी देखा देखी किसी का अनुकरण करते हुए मैं वो इतना करता है तो मैं भी इतना करूं, ये कंपटीशन मत कीजिए। अपने आप से कंपटीशन कीजिए कि आज आपने कोई चीज अगर 4 बार की है या 2 बार की है तो कल आप धीरे से आपको उसको बढ़ाना है। क्योंकि इसकी जो आसनों की जो व्याख्या कही गई है वो स्थिरम सुखम आसनम, यानी स्थिरता आपके आसन में आनी चाहिए, सुखद अनुभूति भी उसमें होनी चाहिए, तो ही वो आसन है। आप गड़बड़ में करते हो, आपको कहीं भी तनाव महसूस हो रहा है, आपको या कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और फिर भी आप अगर देखा देखी कर रहे हो तो उसके परिणाम जो है वो अच्छे होने के बजाय उसके परिणाम आपको विपरीत महसूस होंगे, गलत रिजल्ट उसके आएंगे। इसलिए ये सब करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। और खासकर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए आसन सभी आसन करना जरूरी नहीं है। जो कठिन आसन है या जो प्राणायाम की जो क्रिया है, भस्त्रिका है, कपालभाति है या बाह्य प्राणायाम, ये उन्होंने नहीं करना है। सूक्ष्म क्रिया वे कर सकती है, भ्रामरी, उद्गीत या प्रणव प्राणायाम वे कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनको फायदा हो सकता है, लेकिन कठिन चीजें नहीं करना है। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम जो अब करने जाएंगे उसके लिए सब लोगों ने अपना अपना प्रॉब्लम, अपने अपने जो भी तकलीफ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। मैं यहाँ बताऊंगा इतना करना है, आपसे अगर संभव नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम ध्यान में रखते हुए ही ये आसन करना है। जिनको साइटिका की तकलीफ है, स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, वे कृपया आगे झुकने वाले आसन ना करें, या जब भी करना है तो बहुत धीरे करें। और जिनको हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या जिनको हर्निया वगैरह की शिकायत है, जिनको एसिडिटी की बहुत ज्यादा शिकायत है, उन लोगों ने पीछे झुकने वाले आसन बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर अब हमें आसनों की ओर बढ़ना है। तो चलो हम तैयार होते हैं आसन के लिए। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है वो योगिक जॉगिंग से होती है। तो हम शुरुआत करेंगे, सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। शुरुआत करते हैं जॉगिंग से। जगह पर अपने जगह पे खड़े होके आपको थोड़ा थोड़ा धीरे 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 पैरों को हिलाता है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है, धीरे से आपको जगह की जगह पर रनिंग करना है। जिनको संभव है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जिनसे संभव नहीं है, वे धीरे धीरे करें। और जो युवा है वो अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, जोर से आप रन कर सकते हैं। एक 5-25 बार शुरुआत है तो थोड़ा सा कम, उसके बाद धीरे से इसे हम
जो है यौगिक जॉगिंग की पहली क्रिया कहेंगे हस्त पाद संचालन। अभी हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन करना है आपको। हस्त पाद संचालन यानी हाथ और पैर दोनों का संचालन कर रहे हैं हम। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण हो रही है। पैर जो है हमारे पीछे से नितंब को लगना चाहिए, हाथ पूरे ऊपर जाना चाहिए, पैर नीचे लगना चाहिए। ये 10 से 20 बार आपको करना है। उसके बाद जानु गंगा विकासक। आपको अपने घुटनों को अपने छाती के पास लाना है। जिनको ऐसा फास्ट संभव नहीं है वे धीरे धीरे भी कर सकते हैं। आराम से इसको धीरे धीरे कीजिए। इसे जानु विकासक भी कहते हैं क्योंकि जानु यानी घुटने आपके, इससे आपके घुटने को एक्सरसाइज होती है, जंघा को एक्सरसाइज होती है। ये तीसरी क्रिया हो गई। चौथी क्रिया है अर्ध बैठक। आपको कमर पे हाथ रख के नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। जिनको संभव है वे ज्यादा नीचे जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वे बहुत आराम से करें। और घुटनों के तकलीफ के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक है। आप धीरे धीरे रोज करेंगे तो आपके घुटनों के आसपास के जो लिगामेंट्स है, जो मसल्स है, उसमें ताकत आएगी और आपका दर्द जो है घुटने का वो कम हो जाएगा। 5 से 10 बार आप, इससे ज्यादा नहीं। जो युवा है वो ज्यादा भी कर सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, बैठक भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रेगुलर, आज की कक्षा में रेगुलर करने वाले लोग कम होंगे, नए साधक ज्यादा होंगे, तो थोड़ा कम कम ही करना है। ठीक है, ये हो गया अर्ध बैठक। इसके बाद दोनों पैरों में आपको अंतर लेना है जितना आप ले सकते, और अपना बाएं हाथ ऊपर करके आपको नीचे जाना है। ये हो गया त्रिकोणासन। धीरे धीरे एक साइड से, फिर धीरे से दूसरे साइड से। यह जिनको मोटापा है, अपने कमर की मांसपेशियां या अपने थाइस के ऊपर का मांस कम करना है या पेट का घेरा कम करना है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। और वे लोग 50 बार 100 बार भी कर सकते हैं, जिससे कि ये सब घेरा, ये सब मांसपेशियां जो है वो जितनी जरूरी है उतनी ही रहेगी, बाकी कम हो जाएंगी। थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं आप। इसमें आपकी नजर जो है वो सामने की ओर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया त्रिकोणासन। इसके बाद इसी पोजीशन में हम कोणासन करेंगे। नीचे झुकना है, दोनों हथेलियां नीचे लगाना है, लग सकते हैं तो, या दोनों पैरों को, अपने हाथ दोनों पैरों को लगने चाहिए। और अब हमको अब एक और घूमना है। इसको कोणासन कहते हैं, या अंग्रेजी में अल्टरनेट टो टच कहते हैं। जो हाथ ऊपर जा रहा है उस हाथ के ओर अपने को देखना है। जिनको वजन कम करना है उनके लिए यह आसन जो है, यौगिक क्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप 5 से 10 बार, या जिनको रोज की आदत है वो ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोनों पैरों में अंतर है आपके, और आपको दोनों हाथ सामने जमीन को समांतर करना है और एक पैर पर बैठना है। फिर खड़े होके दूसरे पैर पर बैठना है। फिर यह आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। जिनको कठिन जाता है वो धीरे धीरे करें, क्योंकि यह जानु विकासक कहे जाता है। इसे जंघा की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती है, एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम हो जाता है, और जितना हमारे शरीर को जरूरी है उतना ही यह रहता है। इसी पोजीशन में आपको अब नेक्स्ट यौगिक जॉगिंग में
जानु वक्ष विकासक। आपको एक तरफ मुड़ना है और कमर पे हाथ रखते हुए सामने पैर के ऊपर जाना है और अपने नजर जो है वो आकाश की तरफ करना है। पीछे का पैर पूरा लंबा होना चाहिए। फिर खड़े होकर दूसरे बाजू में। इसे जानु वक्ष विकासक कहते हैं। इसमें वक्ष का मतलब होता है सीना, छाती। जिस तरह जंघा और घुटनों का विकास होता है उसी तरह वक्ष का भी विकास इस आसन में होता है, इसलिए इसे जानु वक्ष विकासक कहते हैं। यह वजन कम करने के लिए, शरीर का बैलेंस करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मानसिक विकारों में भी यह आसन करवाया जाता है ताकि मानसिक स्टेबिलिटी प्राप्त हो। अभी थोड़ा अंतर पैरों में कम करना है। थोड़ा कम अंतर कर कर आपको दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है और सांस लेते हुए ऊपर आना है। यह स्पेशली हो गया वक्ष विकासक। इसमें छाती की जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच होती है, खींची जाती है। आपके जो लंग्स है अंदर से पूरे एक्सपांड होते हैं। जितने भी विशुद्धियां हैं लंग्स की वे बाहर जाती है। लेकिन यह करते वक्त एक ध्यान रखना है कि सांस छोड़ते हुए आगे आना है और सांस लेते हुए पीछे जाना है। सांस छोड़ते हुए आगे आना है, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। 5 से 10 बार। और जिनको इसमें कमर की तकलीफ होगी वो धीरे धीरे करें, या जिनको ऑपरेशन हुआ है बहुत धीरे करें। यह हो गया वक्ष विकासक। अब इसके बाद का जो योगासन की क्रिया है वह है हस्तपाद आसन। दोनों हाथों को ऊपर लेना है और सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए नजदीक आना है। पैर अपने नजदीक करना है, दोनों पैर नजदीक, और दोनों हथेलियां जब नीचे आते हैं तो जमीन को लगाने की कोशिश कीजिए। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 से 10 बार। और जिनको अपना वेट कम करना है, कमर का घेरा कम करना है, वे 50 बार 100 बार भी कर सकते हैं। इससे वजन कम होने में बहुत मदद होती है। स्वामी जी ये एक्सरसाइज जो है, जितने भी योगिक जॉगिंग है कि वेट कम करने वालों के लिए 100 बार करवाते हैं उनके कोर्स में। तो इससे सिर्फ वेट ही कम नहीं होता, तो हमारे सीने की जो लंग्स की कैपेसिटी वो भी बढ़ रही है। हमारे पेट के जो आते हैं उनको भी तनाव मिलता है, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा हो रहा है और हमारे पाचन तंत्र भी अच्छा हो रहा है, श्वसन तंत्र अच्छा हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये इस आसन के फायदे हैं। इसके बाद जो है योगिक क्रिया में उसमें है पीटी। जो स्कूल में हमने स्मार्ट पीटी की थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो साधक रेगुलर करते हैं वह स्पीड से भी कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब जो रेगुलर करते हैं वो 50-100 बार भी कर लेते हैं, और जो साधक नए हैं उन्होंने 5 से 10 बार उसके ऊपर नहीं करना है। अब इसके बाद में हमने जो एंजॉय किया, अभी जो 11 योगिक क्रियाएं की है हमने, अभी 12वीं क्रिया है कि हमने इसमें बहुत एंजॉय किया। इससे हम क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, कटी नृत्यासन। इसमें हाथ पैर हमारे एक तरफ जा रहे हैं, हाथ एक तरफ जा रहे हैं। हम इधर जाते हैं तो पैर इधर जाते हैं और हाथ इधर जाते हैं, तो इसमें कटी नृत्यासन। एक 5-10 बार 20 बार, जिनको रेगुलर है वो ज्यादा बार भी कर सकते हैं। तो यह हो गई हमारी 12 क्रियाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ सबने किया होगा तो सबको थोड़ा थोड़ा सांस फूल गई है, बॉडी गर्म हो गई है, और अब ये जो फूली हुई सांस है उसको नॉर्मल करने के लिए हमको 2 तरह से रिलैक्स करते थे। रिलैक्सेशन धीरे से
हाथ को नीचे छोड़ना है, सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। क्या करना है? सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है और सांस को नॉर्मल करना है। ये हो गई हमारी 12 यौगिक जॉगिंग की क्रियाएं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, विदाउट इक्विपमेंट सारे व्यायामों का राजा जिसे कहते हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कई प्रकार से किया जाता है, काउंटिंग करके किया जाता है। 12 स्टेजेस होती है सूर्य नमस्कार की, 1 2 3 इस तरह 12 काउंट करके भी सूर्य नमस्कार किया जाता है। मंत्रों के साथ भी सूर्य नमस्कार किया जाता है, सांस गति के साथ भी सूर्य नमस्कार किया जाता है। और तुम्हारे शरीर में जो चक्र होते हैं, अष्ट चक्र, उन 8 चक्रों के नामों के साथ भी सूर्य नमस्कार किया जाता है। उनके नामों के साथ कहने का मतलब कि जिस वक्त जो पोजीशन आप लेते हो सूर्य नमस्कार की, उस वक्त आपको कौन से चक्र पर आपका ध्यान रखना है, आपका ध्यान कहाँ जाए, उस हिसाब से आपको वो पोज जो लेना है। इसमें टोटल 7 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में। उसमें से 5 आसन डबल होते हैं, फिर से रिपीट होते हैं, और 2 आसन जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले काउंट के साथ सूर्य नमस्कार सीखेंगे। इसमें पहला जो है वो प्रणामासन। काउंट के साथ मैं आसन भी बताऊंगा आपको। तो ये प्रणामासन है। प्रणामासन सांस लेते लेते आपको ऊपर जाना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस लेते लेते ये हो गया हस्त ऊर्ध्वासन। उसके बाद सांस छोड़ते छोड़ते आपको नीचे आना है, हस्त पादासन। ये तीसरी स्टेप। चौथी स्टेप हो गई वाम अश्व संचलन, संचालन। तो इसमें आपको आपकी जो नजर है वो आकाश की ओर होनी चाहिए। दोनों हाथों के बीच आपके पैर की पोजीशन होनी चाहिए। एक पैर लंबा होना चाहिए पीछे, पूरा तरह से स्ट्रेच कीजिए उसको। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है पर्वतासन। दोनों पैर एक साथ में, और आपकी नजर पर्वतासन में आपकी नाभि की ओर आपकी नजर जाना चाहिए। और पर्वतासन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएंगे आपके भूनमनासन। इसे अष्टांगासन भी कहते हैं। फिर उसके बाद में फिर से भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन, नजर आपके ऊपर, फिर वापस हस्तपादासन, फिर आखिर में हस्त ऊर्ध्वासन और नमनासन। ये 12 स्टेप हो गई इसकी। और 12 स्टेप के हिसाब से जो आसनों के नाम है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब दूसरी स्टेप है मंत्र के साथ। मंत्र के साथ करते वक्त आपको प्रथम पहला मंत्र जो है इसके दिए गए हैं 12 नाम। सूरज जी के 12 नाम इसके अंदर मंत्र में आए हैं, और उस 12 नाम को हम याद करते हुए 12 नामों की 12 क्रियाएं हैं, उनके जो 12 कार्य है वह सब कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए ये 12 जो उनके कार्य है वो हमारे अंगीकार, हम उसको अंगीकार कर सके, ये हम प्रार्थना करते हुए हम ओंकार मंत्र के साथ करेंगे। पहला मंत्र ओम मित्राय नमः। सबसे पहला स्थान किसको दिया है? मित्र को दिया है। कि जिस तरह हम अपने दोस्ती जो हमारे दोस्तों के साथ निभाते हैं, हर चीज उसकी अच्छी बुरी जो भी कुछ हो उसको हम अपने मानते हैं और स्वीकार करते हैं। उसी तरह सूरज जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो सबको रोशनी समान देता है। इसलिए सबसे पहला स्थान मित्र को दिया गया है। ओम मित्राय नमः, ओम रवेय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भ कृष्णेय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रेय नमः,
ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नामों के साथ में भी हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब हमने 3 सूर्य नमस्कार 3 पद्धति से किए हैं। आपको सराव है तो आप फास्ट भी बगैर काउंटिंग के हर एक मंत्र के साथ एक सूर्य नमस्कार रोज कम से कम 12 सूर्य नमस्कार हमको करना है, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए एक सूर्य नमस्कार और कर लेना है। तो ये जो 12 क्रिया और एक सूर्य नमस्कार की जो क्रिया है, ये हमको नित्य करना है। अगर हम कुछ भी हो जाए, इसको हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। हमें जो भी कार्य करने हैं या जीवन के अंदर, उसके लिए हमारे शरीर को तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, मजबूत करती है। तो इसलिए इन सब चीजों को करना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ समय को ध्यान देते हुए हमको ज्यादा आसनों की तरफ न बढ़ते, जो इम्पोर्टेंट आसन है उतने ही हम करेंगे। खड़े आसनों में हमको कटी वक्रासन, दोनों हाथ सामने लीजिए और दोनों हाथ पैरेलल है, दोनों पैरों में विश्राम अंतर है। पैरों को हिलाना नहीं है आपको, आप सांस लेते लेते, सॉरी, सांस छोड़ते छोड़ते आपको पीछे जाना है, पीछे देखना है, और सांस लेते लेते फिर से जगह पर आना है, फिर सांस लेते लेते पीछे जाना है, सांस छोड़ते छोड़ते जगह पर आना है। आप इसमें आपको आपके कमर के जो मांसपेशियां हैं, इस पे तनाव आएगा और आपके कमर जो है वो फ्लेक्सिबल होंगी। जितना आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा उतना कार्य क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी। तो ठीक है, 3-3 बार करते हैं। सांस गति पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो भी क्रिया आप करते हैं सांस गति के साथ कीजिए, ताकि आपको उसमें थकान महसूस नहीं होगी। और एक तरफ अगर हम घूमते हैं तो ऐसा नहीं एक ही तरफ घूमना है, दोनों तरफ सरीका घूमना है। इसमें दूसरे वे से भी हम ये कटी वक्रासन कर सकते हैं। उसमें हाथों की पोजीशन में हम एक हाथ पीछे से, दूसरा हाथ कंधे पे, फिर यह पीछे से, दूसरा हाथ कंधे पे। नजर हमारी जो है पीछे होनी चाहिए, पीछे की तरफ जानी चाहिए। ये 3-3 बार किए हमने। अब करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर इस तरह लेकर अपने हाथों को इस तरह घड़ी करके लेना है, और सांस लेते लेते ऊपर जाना है, और अपने उंगलियों पे आपको पूरा खुद को ऊपर ऊपर खींचना है। जितना आप ऊपर खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचना है। आपके जो भुजाएं हैं वो अपने कान को स्पर्श करनी चाहिए, और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। उतनी ही देर ऊपर रहना है जितनी देर आप सांस अंदर रख सकते हो। सांस लेते लेते ऊपर जाना है, सांस को रोकना है, कुंभक करना है, और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। फिर सांस लेते लेते ऊपर जाना है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। अब इसमें दूसरी तिर्यक ताड़ासन, इसमें यही पोजीशन में दोनों हाथ इसी तरह रहेंगे, पैरों में थोड़ा अंतर रहेगा, और आपको सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है, सांस लेते लेते ऊपर आना है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है, फिर सांस लेते लेते ऊपर आना है। एक 2-3 बार आप करेंगे तो आपकी ये जो मांसपेशियां हैं इसको पूरा तनाव मिलेगा। आपके लंग्स दोनों साइड से, इस साइड से भी पूरी एक्सपांड होंगी। जब आप दूसरी ओर करेंगे तो इस तरफ से भी लंग्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमने देखा है इस कोविड पीरियड में हमारे जो लंग्स है, फेफड़े जो है, फुफ्फुस जो है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। क्योंकि शरीर में जो भी एनर्जी मिल देता है ना, तो शुरुआत उससे होती है, क्योंकि प्राणवायु जो है उसी से हमको मिलता है। तो इसलिए लंग्स के हिसाब से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बैठ जाते हैं सभी लोग अपने अपने जगह पर, और दंडासन की परिस्थिति पोजीशन में आते हैं। दंडासन में आपकी जो दोनों भुजाएं हैं वो अपने नितंब के पास हो, दोनों पैर लंबे हो, और जो आपका चेस्ट है वो सीधा हो, गर्दन सीधी हो। इसे दंडासन कहते हैं, बैठने की स्थिति। यह इस स्थिति में आपको कुछ आसन अपने को करना है। तो
पहले थोड़ा सा पैरों को हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अपनी सांस गति जो भी आपकी बढ़ गई होंगी उसको नॉर्मल करते हैं, और पैरों को हम अपनी तरफ सांस लेते लेते अपनी तरफ खींचते हैं। पैरों की जो पहुंचा है नीचे, ये इसको हम अपने तरफ खींचते हैं और सांस छोड़ते छोड़ते आगे की ओर करते हैं, जितना आगे कर सकते हैं। फिर सांस लेते लेते पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते आगे। एक 3 बार आपको ये इसको करना है। उसके बाद उंगलियां हैं आपकी, सांस छोड़ते लेते लेते आपको उंगलियों को आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि उंगलियां हैं जो अपने शरीर को बैलेंस देती है। चलते वक्त, दौड़ते वक्त हमारी उंगलियां अगर मजबूत है तो हमारा बैलेंस जो है वो मजबूत होता है। मैक्सिमम जो प्रेशर पॉइंट्स है हमारे उंगलियों के, पैरों के जॉइंट्स में होते हैं, तो वो जॉइंट्स हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। यह आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट, पैरों को पूरी तरह से आपको घुमाना है। एक 3 से 5 बार आप क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, 3 से 5 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ठीक है। उसके बाद में आपको जो बैठे आसन है, मैं जो 60 पॉइंट प्रोग्राम होता है पतंजलि का, मैं उसी हिसाब से आपके कुछ आसन लूंगा, क्योंकि समय हमको इजाजत नहीं देगा सब कुछ करने के लिए। करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो महत्व की चीजें हैं उतने हम करेंगे। तो हम इस आसन में एक बार पैरों को नजदीक लेते हैं और तितली आसन करते हैं। तितली आसन में आपको अपने पैर, सभी लोगों को पता है ये सब चीजें, तो आपको एक बार इसको 5-50 बार आपको अपने इस तितली आसन को करना है। इस तितली आसन से हमारे जो मूलाधार है उसको बहुत शक्ति प्रदान होती है, क्योंकि कहा जाता है कि मूलाधार से ही सुषुम्ना नाड़ी या कुंडलिनी जो है वहां स्थिर होती है, और उसे जागरूक करने के लिए यह तितली आसन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो हमारे स्थिरता प्राप्त होने के लिए, मानसिक स्थिरता आने के लिए तितली आसन करना जरूरी है। ठीक है। तितली आसन के बाद हम आते हैं हमारे जो बैठे दंडात्मक आसन में। तो कटी चक्रासन, आपको अपना एक पैर लेफ्ट लो या राइट लो, जो पैर आप नजदीक ले रहे हो वो उस साइड का हाथ जो है वो पीछे करना है। एक लंबी गहरी सांस लेना है आपको, दूसरा हाथ ऊपर करते हुए, और सांस छोड़ते छोड़ते आपको इस पैर के बाजू से, बाहर से आपको अपने घुटने को पकड़ना है, और नजर जो है वो पीछे होनी चाहिए, पीछे की तरफ मुड़ना है, गर्दन को आपको घुमाना है। कटी वक्रासन। इस कोई भी आसन करते वक्त एक और नियम आसन का ध्यान रखना है, कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको इस आसन में स्थिर होना है। अगर आप 15 से 20 सेकंड आप स्थिर होते हैं तो धीरे धीरे आसन की जो अवधि है वो आप बढ़ा सकते हैं। फिर आसन छोड़ते वक्त आपको फिर से हाथ, सांस लेते लेते ये हाथ पीछे, ये पैर लंबी करना है। फिर अब दूसरे पैर से आपको फिर दूसरा पैर अपने नितंब के पास, वो जो पैर आपने नजदीक लिया है वो हाथ, उस तरफ का हाथ जो है, राइट लेग आपने लिया है नजदीक, तो राइट हैंड आपका पीछे होना चाहिए। लेफ्ट हैंड सांस लेते लेते ऊपर, और सांस छोड़ते छोड़ते राइट लेग के बाजू से आपको लेफ्ट लेग का घुटना आपको पकड़ना है। और आपने एक बार घुटना पकड़ा है तो आपकी नजर जो है वो पीछे होना चाहिए, पीछे की ओर देखना है आपको जितना घूम सकते हैं। इस आसन में आपके जो पैर, पेट की जितनी भी आंतड़ियां हैं, जितने भी पार्ट है पेट में के, वे सारे पार्ट्स को क्या होता है मालूम है, दबाव आता है उसके ऊपर, एक तरह का मसाज होता है उसके ऊपर। फिर दूसरा पैर लेंगे, एक बार और करेंगे अपन। इसमें जो दबाव आता है उससे वहां जो भी समझो विकृतियां हैं, आम है, वो सारा जो है दबाव से मोकला हो जाता है। और जितने भी हमारे, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को
जननेंद्रिय की कोई तकलीफ है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अपचन की शिकायत है, ये सारी चीजें इसमें हमको फायदा होता है। तो यह आसन एक महत्वपूर्ण आसन में काउंट किया गया है। इसके साथ ही जो कमर के जो यहाँ के जो फैट्स है, पेट के जो फैट्स है, इस पे भी काफी दबाव पड़ता है, तो फैट कम होने के लिए भी बहुत फायदेमंद आसन है। एक बार आप फिर दूसरे बाजू से कर लीजिए। सांस लेते लेते हाथ को निकालना है, पैर को लंबा करना है और आसन को छोड़ना है। आसन छोड़ते वक्त गड़बड़ नहीं करना है। अगर कोई भी गड़बड़ आप करते हो, गलत मांसपेशी पे खिंचाव आ गया, तो आपको तकलीफ हो सकती है, उसके दुष्परिणाम आपको हो सकते हैं। इसलिए आसन करते वक्त यह सब चीजें ध्यान रखना है। दूसरा आसन है गोमुखासन। आपको अपना जो लेफ्ट लेग है उसको उस पर आपको बैठना है। लेफ्ट लेग की जो टांच है वो आपके मूलाधार पे आनी चाहिए, और राइट लेग है यह इसके घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। इसका जो शेप बनता है वो गोमुख की तरह बनता है, इसलिए इसे गोमुखासन कहते हैं। इस तरह बैठने के बाद में जो पैर आपने ऊपर लिया हुआ है वही हाथ आपको ऊपर ले जाना है, और दूसरा हाथ पीछे से आपको उस हाथ पे इस तरह घड़ी करके पकड़ना है। और एक बार पकड़ लिए, घड़ी कर लिए, गर्दन सीधी कर लीजिए, ऊपर का हाथ सीधा कीजिए, लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए। 15 से 20 सेकंड आप शुरुआत में जो साधक है वो उतना तो करना ही चाहिए, और जो नित्य साधक है वो 2 से 3 मिनट भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। इस आसन में आपको हृदय को, आपके लंग्स को इसमें खिंचाव आता है, पेट के अतड़ों पे खिंचाव आती है, और जो जननेंद्रिय है उसके लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त आसन है। महिलाओं के लिए खास करके इस आसन का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। आसन धीरे से आपको छोड़ना है और दूसरे पैर पे आपको फिर से ये आसन में आना है। फिर दूसरे बाजू में आप दूसरे पैर पे बैठ जाइए, लेफ्ट लेग्स आपके राइट लेग्स के ऊपर, गोमुख की पोजीशन। और फिर अब इस बार लेफ्ट लेग्स आपका ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए आपका, और राइट हैंड पीछे से। तो आपको इस तरह हाथ पकड़कर हाथ, अब अगर किसी का हाथ अगर नहीं पहुंच पाता है पीछे, तो आप एक आधी नेपकिन रख सकते हैं आपके साथ में। एक नेपकिन अगर आप साथ में रखते हैं तो आपको जो ऊपर वाला हाथ है इससे आपको ये पीछे नेपकिन रखे, और इस नेपकिन को खींचते हुए पकड़ते धीरे 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 आप अपने हाथ तक पहुंच सकते हैं। रेगुलर अगर प्रयास करेंगे आप, तो 8 दिन के अंदर आपका हाथ आपके हाथों में आ जाएगा। दूसरों का हाथ तो हम पकड़ नहीं सकते, पहले अपना हाथ ही पकड़ कर देखें। अगर अपना हाथ अगर अच्छे से थाम सकते हैं तो फिर हम दूसरों का हाथ थामने के लायक हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी ये हो गया अपना गोमुखासन। अब इसके बाद में सभी लोग वज्रासन में आइए। वज्रासन में भी जो युवा है, महिलाएं हैं, उनके लिए तो इजी होता है, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा फैट है, जिनको बहुत साइज में, नितंब में बहुत ज्यादा फैट है ना, उनको वज्रासन में बैठने में थोड़ी तकलीफ जा सकती है। तो ये ध्यान रखें कि दोनों पैर की जो एड़ियां हैं वे हमारे नितंब के बाहर निकले, और दोनों पैर जो अंगूठे हैं वो अंगूठे के पास में रहे। ये हो गया हमारी वज्रासन की पोजीशन। अब इस वज्रासन में हमें 2 आसन करना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आसन कहे जाते हैं। पहला आसन है मंडूक आसन। मंडूक का मतलब होता है बेंडुक, फ्रॉग। फ्रॉग जिस तरह बैठने के बाद में उसकी जो पोस्चर बनती है उसी तरह इसकी पोस्चर बनती है, इसलिए इसे मंडूकासन कहा जाता है। मंडूकासन में आपको दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरह बांध लेना है, और दोनों हाथ बांधकर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने नाभि के नीचे के भाग में दोनों हाथ रखना है, और दोनों हाथ रखकर आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए
और धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते आपको नीचे आना है। गर्दन आपके सामने की ओर होंगे, नजर आपके सामने होंगी। जितना आप झुक सकते हैं उतना नीचे जाइए, और जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाकर वहां स्थिर हो जाइए, वहां लंबी गहरी सांसें लीजिए। जितनी देर आप सुखद महसूस करते हो उतनी देर आपको नीचे रहना है। ऐसा लगा आपको कि अब आसन छोड़ना चाहिए, तो आप धीरे धीरे सांस लेते लेते ऊपर आइए और इसको आसन को छोड़ दीजिए। अब ये एक बार फिर से सभी लोग मेरे साथ फिर से एक बार करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लिए, अंगूठे अंदर है और नाभि के प्रदेश के नीचे हमने रखे। एक लंबी गहरी सांस ली है और सांस छोड़ते छोड़ते हम नीचे जा रहे हैं। यह आसन जो है सबसे महत्वपूर्ण आसन डायबिटीज वालों के लिए है। जिनको शुगर की शिकायत है उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। उन्होंने इस आसन को कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार भी आप कर सकते हो। और इस आसन में करते वक्त आजकल स्वामी जी तो कहते हैं कि इसमें भी आप कपालभाति कीजिए, ताकि जो स्ट्रोक धक्का जो लगता है पेट को, उससे अंदर के जो आते आते हैं अपने जो अंदर के पार्ट्स है उसके ऊपर एक विशिष्ट दबाव तैयार होता है। और खास करके इस आसन में आपके पैनक्रियास पे दबाव पड़ता है। पैनक्रियाटिक जो सिक्रेशंस है, जिसमें खासकर इंसुलिन होता है जो शुगर को डाइजेस्ट करता है, उस सिक्रेशंस को सिक्रेट करने के लिए ये आसन लाभदायक है, उसके लिए हेल्पफुल है। तो जिनको शुगर है उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। ये अनुभवित है, बहुत सारे रुग्ण जो है वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसको आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं। 2 बार हमने मुट्ठी भींच कर किया है। अब हमको लेफ्ट हैंड को हमारे नाभि प्रदेश के नीचे रखना है और राइट हैंड को उसके ऊपर रखना है, और हमको सांस लेते हुए ऊपर आके फिर नीचे की ओर जाना है, सांस छोड़ते छोड़ते। और इस अवस्था में भी आप यहाँ कपालभाति कर सकते हो। जिनको अभ्यास है वे कर सकते हैं, जिनको नहीं है वे अपना स्थिर होकर लंबी लंबी गहरी सांसें ले। फिर आपको लगता है तो धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आइए। इसी तरह राइट हैंड रखकर नीचे, फिर लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखकर भी आसन हम कर सकते हैं। यह हो गया हमारा मंडूकासन। मंडूकासन ध्यान रखिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह जिनको लीवर का या स्प्लीन का कोई प्रॉब्लम्स है, किडनी की तकलीफ है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। पचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, अपचन गैसेस के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। और मानसिक शांति भी प्रदान करता है ये, क्योंकि जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे जो हमको सांस लेते वक्त जो शांति मिलती है ना, उसके वजह से हमारा मन भी है वो स्थिर होता है। अब इसके बाद दूसरा आसन है वज्रासन में, वो है शशकासन। शशकासन, शशक माने खरगोश। खरगोश जिस तरह बैठता है उसका जो पोस्चर बनता है ना, उसी तरह इस आसन का पोस्चर बनता है, इसलिए इसे शशकासन कहा जाता है। शशक का दूसरा नाम जो है वो चांद को भी शशांक कहा जाता है, शशंक आसन भी कहा जाता है। चांद पे जिस तरह दाग हमें दिखाई देता है उस तरह ये आसन दिखाई देता है। किसी ऋषि मुनि को ये आसन उस तरह दिखाई दिया, इसलिए इसका नाम शशांक आसन भी कहा गया है। तो इस आसन के लिए हमको सबसे पहले नवनासन, सांस लेते लेते आपको ऊपर जाना है। जितना आप पीछे जा सकते हैं सांस लेते लेते जाइए, और सांस छोड़ते छोड़ते आपको पूरी तरह से नीचे आना है। दोनों हथेलियां जो है वो जमीन को स्पर्श करेंगी, आपकी कोहनियां भी है वो जमीन को स्पर्श करेंगी, और आपका जो भाल है, मस्तक है, वो भी जमीन को स्पर्श करेगा। इस अवस्था में आप कुंभक कर सकते हो या लंबी गहरी नॉर्मल सांसें ले सकते हो। आप जितनी देर आप सुखद महसूस करते हो उतनी देर इस आसन में रहना है, और फिर सांस लेते लेते ऊपर आना है, और सांस छोड़ते छोड़ते फिर से आसन के पूर्व स्थिति में आना है। यह हो गया शशकासन। यह शशकासन में मानसिक विकार जिनको होते हैं, जिनको टेंशन बहुत होती है, जिनको बहुत सारी चिंता है, मन अस्थिर होता है, उसके लिए शशकासन का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है।
इसमें एक स्थिरता मिलती है शरीर को पूरे, इसलिए मन जो है वो संयमित होने के लिए मदद करता है। तो ये आसन शशकासन हो गया। एक बार फिर से आप और एक बार करते हैं। फिर समनासन, सांस लेते लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है। फिर सांस लेते लेते ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते पूर्व स्थिति में आना है। जिनको कमर की तकलीफ है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, या स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी शिकायत है, वे कृपया ये दोनों भी आसन ना करें, या करना है तो बहुत आराम से करें, क्या, ताकि आपके स्पाइनल कॉर्ड्स को कहीं भी कुछ तकलीफ ना हो। फिर आसन छोड़ते वक्त एक पैर लंबा किया आपने, फिर दूसरा पैर निकाला, फिर लंबा किया, दंडासन की अवस्था में आए और ये आसन पूरी तरह से हमने छोड़ दिया। ये हो गए हमारे 4 आसन। और अब हम 2-2 आसन करेंगे, उल्टा लेट के और सीधा लेट के, है, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, समय काफी हो जाएगा। अब हमें लेटते वक्त आपको कैसा लेटना है, आपको एक हाथ पे पूरा वजन रखना है, दूसरा हाथ आपको जमीन से लेना है और धीरे से दोनों पैर लंबे करके दोनों हाथों को इस तरह पोजीशन लेके आपको इस तरह लेट जाना है। अब दोनों हाथ अगर आपके हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं और आपके हनवटी अगर आप इस पे रखते हो तो ये हो गया आपका मकरासन। आप गर्दन एक साइड करते हो तो ये मकरासन हो गया। इसमें मकरासन में आप अपने पैरों को आप हिला सकते हो। इस वक्त ये करते वक्त मकरासन की दूसरी स्थिति जो है वो है आपको अपने दोनों हाथ को इस तरह लेकर अपना चेहरा जो है अपने हाथों में लेना है, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई चेहरा है ना तो वो अपना खुद का चेहरा है। इसीलिए हम अपने चेहरे को अपने हाथों में लेंगे और मकरासन में हम अपने पैरों को अपने नितंब से लगाने की कोशिश करेंगे। पहले एक एक पैर से आप कीजिए। जिनको घुटने में तकलीफ है उनको ये करते वक्त थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है, धीरे धीरे करें। फिर दोनों पैर से भी कर सकते हैं। जो युवा है वो तो बहुत आनंद लेते हैं, छोटे बच्चे तो ये पोस्चर हर वक्त करते रहते हैं। इससे आपके कमर में जो भी, मेरुदंड में जो भी तकलीफ है वो कम हो जाती है। पेट में नाभि की जगह पे जिनकी नाभि घसर जाती है उनके लिए भी, या जिसको पेट की शिकायत है, जननेंद्रिय की कोई शिकायत है, उसमें इसमें काफी लाभ होता है। अब हमको दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे लेना है और फिर पैर एक एक उठाना है। ये हो गया शलभासन। पहले एक पैरों को ऊपर उठा के पकड़ना है, 5 काउंट करे तक, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा पैर 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जिनको कमर की शिकायत है एक बार और कर सकते हैं। जिनको कमर की शिकायत है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। कमर की शिकायत है, पेट में नाभि के नीचे के प्रदेश की जितनी भी शिकायत है उसके लिए ये शलभासन बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद जो महत्व का आसन है वो है भुजंगासन। दोनों हाथों को अपने सीने के पास में रखकर आपको सिर्फ नाभि से ऊपर उठना है। ये हो गया अर्ध भुजंगासन। इसमें भी आप 5 तक काउंट करके, ज्यादा देर रुक सकते हैं आप तो रुक सकते हैं, क्योंकि 10 तक काउंट करते हैं तो करीबन हमारे 20 सेकंड हो जाते हैं। उतनी देर तक आपको रहना है, फिर धीरे से नीचे आ जाना है। फिर एक बार करना है आपको, फिर नीचे आना है। तो मेरुदंड को जो है इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसमें दूसरा प्रकार है, अपने दाहिने हाथ को रख के उस पर बायां हाथ रखना है और हमको पूर्ण भुजंगासन करना है।
पैरों के पैर अपने दोनों पैर आसपास ही रखना है और पूर्ण भुजंगासन में आपको दोनों हाथों को पूरी तरह से सीधा करना है और गर्दन ऊंची, नजर आकाश की ओर। और इस अवस्था में भी आपको 15 से 20 सेकंड रुकना है। फिर नीचे आ गए, धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते फिर एक बार करते हैं पूर्ण भुजंगासन। फिर धीरे से नीचे आते हैं। यह हो गया दूसरा प्रकार। और तीसरा जो है वो महत्व का प्रकार भुजंगासन का, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लीजिए, दोनों हाथ अपने लंग्स के आसपास, वक्ष के आसपास रखिए। और भुजंगासन की तीसरी अवस्था आपको राइट साइड से पीछे देखना है, अपने लेफ्ट लेग के टांच को, एड़ी को देखना है आपको। और इस अवस्था में भी आपको 15 से 20 सेकंड तक रहना है। फिर वापस नीचे आ गए। अब दूसरे बाजू से फिर नीचे आ गए। ये हो गए हमारे भुजंगासन। इसमें उल्टे लेट के आसनों में धनुरासन भी आता है, कुछ भुजंगासन की और कुछ स्थितियां भी आती हैं। तो हम अब क्या करते हैं, लेटकर सीधे आ जाते हैं और कुछ सीधे लेटकर आसन करेंगे। जो आसन नित्य हमारे जरूरत के हैं उतने ही आसन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अभी पैर को आपको पूरी तरह से घुमाना है। पाद वलयासन पूरा कंप्लीट, 5 बार आपको क्लॉकवाइज और 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले एक एक पैर से करना है। इससे आपकी जो जंघा है, आपके जो नितंब है, इसको जो एक्स्ट्रा फैट है वो सब कम हो जाएगा। पूरी तरह घुमाना है, ऊपर के ऊपर यहाँ नहीं घुमाना है, पूरी तरह से घुमाना है उसको, जितना आप पूरा घुमा सकते हो, ताकि आपके जो उधर के नीचे के जो मसल्स है उस पर भी एक खिंचाव आए, वो मसल्स भी आपके स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि हमको हमारे पैर जो है ना वो भी जमीन पर मजबूत रखने हैं, तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर एक पैर से आप अर्ध भुजंगासन की परिस्थिति में आप आ जाएंगे। पाद उत्तानासन, एक एक पैर से। जिनको कमर की शिकायत है वे एक एक पैर से ही करें। जितना आप पैर सीधा रख सकते हैं उतना रखिए और एक एक पैर को आपको ऊपर लाना है। उसके बाद ये 5 से 10 बार कर सकते हैं। जिनको वेट कम करना है, जिनको थाइज में बहुत ज्यादा मांस जमा हुआ है, मेद जमा है, उनके लिए वो ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य ही करना है। अब दोनों पैरों को साइकिल की तरह घुमाना है। दोनों नजदीक ले लिए और साइकिल चला रहे हैं हम। सीधा पैडल मार रहे हैं। एक 10-20 बार सीधा पैडल मार लिए, 10-20 बार उल्टा पैडल मार लिए। ये हो गया साइकिल। उसके बाद द्विपाद चक्रासन, दोनों पैरों को हमको साइकिल की तरह घुमाना है। 3 से 5 बार आप यह क्रिया कर सकते हो। जैसे जैसे आपको इसकी आदत हो जाएगी वैसे आप ज्यादा बार भी कर सकते हो। क्लॉकवाइज सीधे आपने 5 बार घुमाया है तो उल्टे भी आप 5 बार घुमा लीजिए, ताकि जिस तरह आगे के मसल्स जो हैं उसको एक्सरसाइज होती है उस तरह पीछे के मसल्स को भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब द्विपाद चक्रासन, दोनों पैरों को हमने जिस तरह एक पैर को घुमाया था, अब दोनों पैर को भी हम घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज
आप 5 बार घुमा लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज भी आप 5 बार। पूरा सर्कल होना चाहिए। सर्कल जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कीजिए, आपके जो कमर के जितने भी पार्ट्स है, एब्डोमेन के जितने पार्ट्स है, उस पर एक तरह का तनाव है, स्ट्रेच हो, और वहां के जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स है या जो भी वहां पे विकृतियां या आम है वो वहां से निकल जाए। ये हो गया हमारे द्विपाद चक्रासन। अब हमको करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में एक पैर को नजदीक लेते हैं, दोनों हाथों की घड़ी करते हैं और इस पैर को अपने सीने पे लगाने की कोशिश करते हैं, या अपना नाक जो है उस घुटने को लगाने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरे पैर से, ये हो गया एक पाद पवन मुक्तासन। ये 3-3 बार 5 बार आप कर लिए। अब दोनों पैर से करना है। दोनों पैरों की घड़ी कीजिए और दोनों पैरों को इस तरह अपने हाथ में बांध लीजिए और अपने नाक घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने घुटने अपने सीने को लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए ताकि आपके पेट में जो अपान वायु है उस पर दबाव आए और अपान वायु का यहाँ गमन हो। तो ये हो गया आपका पवन मुक्तासन। अब इसमें आप थोड़ा सा खुद के अपने आप के पीठ के मसाज को मसाज कर सकते हैं आगे झुककर, जितना आप बोल सकते हैं, जितना आपको इजी लगता है। साइड में भी जा सकते हैं आप। तो आपके जो पीठ की मांसपेशियां हैं उन पे भी इसके मसाज होंगे, वे भी मजबूत होंगे, वहां भी रक्त संचार जो है शरीर का वो अच्छा होगा और वे भी मजबूत होंगे। तो ये हो गया पवन मुक्तासन। अब इसके बाद जो कमर के लिए है, जो महत्वपूर्ण कमर का जो आसन है, उसमें आता है मर्कटासन। मर्कटासन में दोनों हाथ जो है अपने कंधे को समांतर रखना है और दोनों पैर अपने नितंब के पास नजदीक नजदीक रखना है और सांस, लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते छोड़ते आपको अपने पैर राइट साइड में झुकाना है और गर्दन लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट शोल्डर पे गर्दन को लगाना है। ये हो गया मर्कटासन। मर्कट माने मंकी, बंदर। बंदर जो आलस देता है ना, वो इसी तरह देता है। तो ये एक बाजू हो गई। फिर दूसरे बाजू में हम सांस लेने के बाद सांस छोड़ते छोड़ते दूसरे बाजू में, और गर्दन हमारी जो है अगर राइट साइड में गर्दन जा रही है तो लेफ्ट साइड में आपके लेग्स जाएंगे। फिर राइट साइड में लेग्स, लेफ्ट साइड में गर्दन। सांस गति के साथ आपको करना है। सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। अब दोनों पैरों में अंतर रखना है आपको। दोनों पैर जो है थोड़े दूर दूर रखना है, हाथों की पोजीशन वही रहेगी। और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते छोड़ते आपको लेफ्ट साइड में जा रहे हो आप, आपके पैर, और गर्दन जा रही है आपकी राइट साइड में। फिर सांस लेते लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। 3 से 5 बार आप कर सकते हो। इसके बाद जो परिस्थिति है, मर्कटासन का एक तीसरा प्रकार है, उसमें आपको अपना जो लेग्स है, राइट लेग्स अगर ऊपर लेते हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड पे अपने पैर का अंगूठा रखना है और नीचे का पैर सीधा, और राइट हैंड जो है वो जमीन से लगा होना चाहिए। आपकी जो गर्दन है वो राइट हैंड की तरफ होनी चाहिए। ये हो गया आपका मर्कटासन का तीसरा प्रकार। जिस तरह आपने लेफ्ट साइड में किया है उस तरह आप राइट साइड में भी कर सकते हो। इसमें आपके कमर की जो मांसपेशियां हैं, कमर की जो जितने भी अंदर के जो पार्ट्स है, मेरुदंड है, इससे बहुत एक विशिष्ट प्रकार का तनाव आता है और कमर में जो दर्द है उसमें काफी ये लाभदायक है। अब हमको इसी पोजीशन में दोनों हाथ अपने अपने शरीर के पास में थोड़ा
हथेलियां अपने ऊपर लेना है, दोनों पैरों को थोड़ा सा विश्राम इतना अंतर रखना है और हम करेंगे अभी शवासन। लंबी लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। सांस लेते लेते सांस को धीरे धीरे, जितना आप उसको धीरे कर सकते हो, धीरे सांस की गति को आपको मंद करना है। गहरी लंबी सांसें लेते रहना है, अपने सांस की गति पर ध्यान देना है। अगर आपको अपने हृदय गति को आप महसूस कर सकते हो तो हृदय गति को महसूस कर सकते हो। पूरे शरीर को आपको शिथिल करना है, ढीला करना है। जितना आपने जो अभी एक्सरसाइज की है उसमें जो भी थकान आपको महसूस हो रही है उसको आपको रिलैक्स करना है। हर मांसपेशी पे जो तनाव आपने दिया है वो पूरा तनाव आपको कम करना है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करने जाएंगे तो हमारे शरीर में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। प्राणायाम के वक्त शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो जितने भी हमने आसन किए हैं, ये आसन ये हमारे नित्य शरीर मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत के जो साधक होते हैं वे इतने आसन में ही थक जाते हैं, उनको थकान महसूस होती है, तो वो थकान महसूस ना हो इसलिए शवासन बहुत जरूरी आसनों में से एक है। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण आसन शवासन ही कहा जाता है, क्योंकि जो भी तुम क्रिया करते हो उस क्रिया से जो थकान शरीर में आती है वो सारी थकान निकालने के लिए ही शवासन होता है। तो शवासन का एक अपना महत्व है। आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आप अपने पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए, आपकी एड़ियां को रिलैक्स कीजिए, एंकल जॉइंट को रिलैक्स कीजिए, अपनी पिंडलियां रिलैक्स कीजिए, अपने घुटनों को भी रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। फील कीजिए, आप वहां आपका जो मन है उस भाग में ले जाइए और फील कीजिए कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। अपने जंघाएं रिलैक्स कीजिए, नितंब को रिलैक्स कीजिए, कमर का जो भाग है उसे रिलैक्स कीजिए, जननेंद्रियों को रिलैक्स कीजिए, अपने मेरुदंड को रिलैक्स कीजिए, पेट के मसल्स जो है उसको भी आप रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए कि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो आप मेरे साथ धीरे धीरे जितना भी आप समझ सकते हो करने की कोशिश कीजिए। अपने चेस्ट को रिलैक्स कीजिए, कंधों को रिलैक्स कीजिए, अपने बाहु, अपने हथेलियां हैं, अपने भुज है उसको रिलैक्स कीजिए, कोहनियां रिलैक्स कीजिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए, चेहरे पर एक आनंद का भाव लाइए। थोड़ा सा सारे चेहरे के मसल्स को आप रिलैक्स फील कीजिए, थोड़ा थोड़ा हिला लीजिए, गालों को थोड़ा हिलाए, नीचे ऊपर किए, नाक को नीचे ऊपर किए, आंखें बंद चालू किए, थोड़ी सी इधर उधर घुमाए तो रिलैक्स फील होता है अपने आप को। कान को, अपने भाल को यानी अपने मस्तक को रिलैक्स कीजिए, अपने सर को रिलैक्स महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने सांस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए और सांस गति इतनी धीमी हो जानी चाहिए कि आपकी सांस चल रही है आपको भी पता नहीं चलना चाहिए। इतनी धीमी सांस हो गई इसका मतलब आपका शरीर अब शिथिल हो गया है, एक शव की तरह हो गया है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई कोई संवेदना नहीं है, बिल्कुल आप निश्चेत पड़े हैं। आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान है, आप जो भी आपका ब्रिज मंत्र है उसको भी आप ध्यान में ला सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स 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 फील कीजिए। अब धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन से हमको वापस एक्टिव होना है। जिस तरह हमने पैरों के उंगलियों से अपने आप को रिलैक्स किया उसी तरह धीरे धीरे पूरे शरीर को आप थोड़ी हलचल कीजिए। अपने लेफ्ट साइड को आप घूमकर अपना जो लेफ्ट हैंड है वो नजदीक लेकर राइट हैंड का जमीन से आधार लेते हुए उठकर आपको बैठना है। ये हो गए हमारे यौगिक प्राणायाम। अब
आसन हो गए हमारे, अब हम रेडी हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्राणायाम की ओर मुड़ना है। मैं एक बार सेट कर लेता हूँ मोबाइल को। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राण का मतलब सांसें, सांसों को हमारे आयाम देना है, उसको हमको नियमबद्ध करना है। सांसों को हम नियमबद्ध करते हैं, उससे हम प्राणायाम करते हैं। आयाम देना, आकार देना उसको, हमारे शरीर को जिस तरह से हमारे कार्य कर रहा है उस कार्य की शक्ति बढ़ाने के लिए हम अगर प्राण को आयाम देते हैं तो हमारी कार्य शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। शारीरिक कार्य शक्ति तो हमने योगासन से, योगिक जॉगिंग से हमने बढ़ाई है। अब मानसिक व्यायाम हमको कुछ करने हैं। ये मानसिक जो व्यायाम है पतंजलि के अनुसार अष्ट प्राणायाम कहे गए हैं। उसमें पहला है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है बाह्य प्राणायाम, चौथा है उज्जयी प्राणायाम, पांचवा है अनुलोम विलोम, छठा है भ्रामरी प्राणायाम, सातवां है उद्गीत प्राणायाम और आठवां है प्रणव प्राणायाम। ये 8 प्राणायाम करना है। समय बहुत तेजी से बढ़ गया, पता नहीं चला, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि समय के साथ में खत्म करने की। तो पहला प्राणायाम जो है वो भ्रामरी भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको जो सांस लेना है, डायफ्रामेटिक सांस लेना है। यानी डायफ्राम का मतलब होता है लंग्स और पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है, पर्दा होता है, उसे उदर भित्ति भी कहते हैं मराठी में या संस्कृत में। तो उदर भित्ति से ही ऊपर यानी लंग्स से ही सिर्फ सांस लेना है हमको, पेट से सांस लेना नहीं है। ये सांस क्रिया प्रत्येक प्राणायाम में अलग अलग तरह से की जाती है, तो हमारे अलग अलग पार्ट को उसके फायदे होते हैं, इसलिए इसके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हमको जो प्राणायाम करना है उसको 2.5 मिनट अपना जो सांस लेना है वो डायफ्राम के ऊपर से ही लेना है। तो इसमें 3 प्रकार से हम सांस ले सकते हैं, मंद गति से ले सकते हैं, मध्यम गति से ले सकते हैं और तीव्र गति से ले सकते हैं। तो जो साधक रेगुलर साधना करते हैं वे अपने यथाशक्ति तीव्र गति से भी ले सकते हैं, लेकिन जो नए साधक है जो आज पहली बार जुड़े हैं मंद गति से ही सांस को ले। तो पहले एक लंबी गहरी सांस लेकर आपको अपना जो पेट है वो अंदर ले लेना है। उसके बाद में इस पेट को हिलना नहीं है, आपको डायफ्राम से ही सांस लेना है। देखिए किस तरह, एक लंबी सांस ली है मैंने, मेरा जो हाथ है जो पेट पे है वो नहीं हिल रहा है, मेरे सिर्फ लंग्स हिल रहे हैं। तो ये हो गया डायफ्रामेटिक भस्त्रिका। ये क्रिया से हमारे लंग्स हम जितने ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं उतने एक्सपांड कर रहे हैं, जितना आप अंदर जब सांस लेते हैं तो वो वापस संकुचित हो जाते हैं। तो हमारे जितने भी लंग्स के जो माइक्रो पार्ट्स है वो सारे ओपन हो जाते हैं और हमारी जो ऑक्सीजन है वो एक एक पार्ट्स में जाती है और उस पार्ट को खुला करती है, ज्यादा से ज्यादा लंग की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करती है। वैसे दूसरा कि हम अगर समझो योगिक जॉगिंग या योग आसन नहीं करते हैं तो भस्त्रिका को ही हमारा वार्म अप एक्सरसाइज भी कहा जाता है कि जिनके पास समय की कमी है वे अगर भस्त्रिका अगर 3 से 5 मिनट तक कर लेते हैं तो उनको योगिक जॉगिंग या ये सब करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सांस खुल जाती है, आप सांस गति को बहुत बढ़ा लेते हैं तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो भस्त्रिका को भी दूसरी वे से वार्म अप एक्सरसाइज भी कभी कहा जाता है। तो भस्त्रिका ये लंग से आपको करना है, 1-2 मिनट के लिए आप सब लोग मेरे साथ कीजिए। आप हाथ रख सकते हैं या आप अगर आप सुखासन में या आपके जो भी आसन में आप बैठे हैं आप ध्यान मुद्रा लगा के भी आप बैठ सकते हैं और लंबी गहरी सांसें लेना है छोड़ना है, 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। आप अगर बहुत लंबी आप मंद गति से करते हैं तो लंबी 4 सेकंड तक के आप ले सकते हो और 4 सेकंड में छोड़ सकते हो। तो जितनी यथाशक्ति आपकी जो शक्ति है आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको भस्त्रिका करना है।
ये हो गया मंद गति। अब थोड़ा सा अगर तीव्र गति करते हैं, ये हो गई तीव्र गति। थोड़ा सा मंद गति, सॉरी। और अगर तीव्र गति से करना है, तीव्र गति से करते हो, एक ध्यान रखना है, गलती यह होती है तीव्र गति से करते हो कि हम धीरे धीरे कपालभाति करना शुरू कर देते हैं। तो कपालभाति नहीं होना चाहिए, भस्त्रिका ही होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। जो युवा है, जो नृत्य साधक है, यही तीव्र गति से करे, बाकी धीरे गति से करे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में फिर से हमें सुखासन में या सिद्धासन में या वज्रासन में, पद्मासन में, जो भी आसन आपको उचित लगे, जिसमें आपको स्थिरता और सुख प्राप्त हो, उस आसन में आपको बैठना है। और ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, आपको जो भी लगता है, आपको मुद्रा में जो जिस तरह का आपको प्रॉब्लम्स है, उस तरह के आप लगा सकते हैं। आप अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं, आप योग मुद्रा लगा सकते हैं, आप वरुण मुद्रा लगा सकते हैं। लेकिन जनरली ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा ज्यादा उपयुक्त होती है। जिनको, जो बच्चे है या जो अभ्यासु या लोग हैं, उनके लिए ध्यान मुद्रा, क्योंकि इससे ध्यान मुद्रा से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हमारे मानसिक विकारों में भी आनंद मिलता है, कम होते हैं। तो ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है। अब हमने पहले क्या किया, डायफ्राम से सांस लिया। अब हमको क्या करना है, हमने सांस लिया और छोड़ा, दोनों किए हमने। अब हमको क्या करना है, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है। सांस लेने की कोशिश करना ही नहीं है, वो नेचुरली होगा। आपको सिर्फ सांस को पेट से छोड़ना है, एक लंबी गहरी सांस लेके आपको छोड़ देना है, पूरी तरह छोड़ देना है। अब ये सांस छोड़ने के बाद में सांस पूरी बाहर निकल गई। अब पेट में जो सांस है, उसको क्या करना है, आपको अपने बाहर ढकलना है। अब ये पेट से हमको सांस बाहर ढकलते हैं। ध्यान रखना है, इसका नियम ऐसा है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए। ये सामान्य हो गया। जिनको कोई व्याधि है, जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, जिनको हृदय की शिकायत है, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, वे बहुत धीरे धीरे भी कर सकते हैं। जरूर नहीं 1 सेकंड में होना चाहिए। आप 1.5 सेकंड, 2 सेकंड में भी आप स्ट्रोक लेते हो तो भी कोई हरकत नहीं। तो 1 सेकंड ये नॉर्मल स्थिति हो गई, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। और हमको 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक होते हैं, और 15 मिनट में 900 स्ट्रोक होते हैं। तो कपालभाति यह जो व्यायाम है, इसमें हमारे सारे जो अंदर के जो विकार है, वह हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमको बाहर फेंकना है। हमारे शरीर के अंदर की विकृतियों को हम सांस के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। तो इसमें सारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल हमारी बढ़ती है, और मेंदु की तरफ रक्त संचार बढ़ता है इसमें, और जो मानसिक विकारों के लिए भी उपयुक्त है। और जितने भी जीर्ण व्याधियां हैं, जितने भी क्रॉनिक डिसीजेस है, जितने भी हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े, जैसे कैंसर है, या तुम्हारे को ब्लॉकेजेस है, या तुमको एड्स वगैरह जैसे बीमारियां हैं, स्किन के प्रॉब्लम है, ल्यूकोडर्मा है, यानी जो जीर्ण व्याधियां हैं, जो बहुत दिनों से आपको अच्छी नहीं हो रही है, तो उस शरीर के उस पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है, ये कपालभाति के रूप में आपका होता है। जो विकृतियां हैं, वो सांस के द्वारा बाहर फेंकी जाती है, और प्राणवायु शरीर में लेकर और शरीर को शुद्ध करने की क्रिया करता है ये कपालभाति। कपालभाति का जो नाम है, आप क्रिया करते जाइए। मैं जो आपको माहिती दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, वो सुनते जाइए और आप क्रिया करते जाइए। प्रॉब्लम यह होता है कि जब कोई आपको सिखाने की कोशिश करता है ना, तो उसको बोलना पड़ता है, और बोलते वक्त यह होता है कि वो क्रिया नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरी क्रिया मैंने आपको बताई है, आप क्रिया करते जाइए। मैं उस क्रिया के फायदे, नुकसान और जो भी अपने लिए है, वो मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। कपालभाति, कपालभाति का मतलब होता है, कपाल यानी मस्तक, और मस्तक को भाति, भाति का मतलब होता है तेज, प्रभा, आभा, प्रकाश। हमारा मस्तक जो है वो आभामान हो जाए, तेजमय हो जाए, चेहरा जो है वो ओजस हो जाए। तो इस कपालभाति से हमारे चेहरे पे एक ओज निर्माण होता है, इसलिए इसे कपालभाति कहा जाता है। तो ये करते वक्त और एक महत्व की बात यह है
कि अपने चेहरे पे हास्य रखिए। आप जो भी प्राणायाम क्रिया करते हैं या जो भी क्रिया करते हैं ना, आपके चेहरे पे हंसी होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे हंसी है, कोई भी तनाव अगर आप कार्य करते हो नहीं है, तो वो जो तनाव के जो चिन्ह है ना, वो आपके चेहरे से निकल जाएंगे। जिनको चेहरे पे रिंकल्स महसूस होते हैं या चेहरे पे अपन कहते हैं कि भाई क्या सर पे आटियां पटक के रखी है, तो ये जो चेहरे पे जो आपको रिंकल्स दिखते हैं ना, ये सारे कपालभाति से निकल जाते हैं। एक तेज आ जाता है। शरीर के जितने सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे सातों धातु को यह शुद्ध करता है, मजबूत करता है। और सातवें धातु के बाद में आयुर्वेद में एक आठवां धातु कहा गया है, उसे वीर्य कहा गया है। वीर्य जो है वो आठवां धातु माना गया है। तो हमारे शरीर में जो ओज निर्माण होता है वो वीर्य की वजह से होता है। तो वीर्य धारण होना चाहिए, वीर्य निर्माण होना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर पे, चेहरे पे ओज निर्माण, कांति निर्माण होती है। तो इसलिए यह कपालभाति का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं, और ये सब ध्यान में रखते हुए आपको कपालभाति रेगुलर करना चाहिए। अब कपालभाति मैं आपके साथ में एक 20 श्लोक लूंगा, आप भी मेरे साथ 20 श्लोक लीजिए। अब इसमें कपालभाति में और फायदे ऐसे हैं कि हमारा जो मूलाधार है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है और अनाहत चक्र है, इन सारे चक्रों को ये कपालभाति जो है वो सक्रिय करती है। जिसको योग साधना करना है, कुंडलिनी जागरूक करना है, सहस्त्रार चक्र को जागरूक करना है, उसके लिए ये कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण कही गई है। हमारे मूलाधार यानी जितने भी जननांगी के प्रॉब्लम्स है, स्वादिष्टान पचन के जितने कार्य है, मणिपुर जो है डाइजेशन के जितने कार्य है, वायु के जितने विकार है, हृदय के जितने विकार है, गले के जितने भी विकार है, ये सारे विकारों में ये उपयुक्त होने की वजह से सारे हमारे जो अर्थ चक्र है उसको ये चलायमान करता है। इसलिए इसको, इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा प्राणायाम में दिया गया है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम हर एक को नित्य कम से कम 5 मिनट तो भी करना है। जिनको व्याधि है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से करना है, वे कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा भी कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि भोजन करने के बाद नहीं करना है। भोजन करने के 4 घंटे बाद ही आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे कीजिए, स्पीड से करना कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया कपालभाति। इसके बाद जो प्राणायाम आता है वो बाह्य प्राणायाम आता है। बाह्य प्राणायाम समय बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए बाह्य प्राणायाम की मैं सिर्फ विधि आपको बता दूंगा। हम जल्दी से अगले प्राणायाम पे जाएंगे। बाह्य प्राणायाम में फिर से हमको हमारे जो सुखासन में आपको विराजमान होना है, ध्यान मुद्रा आपको लगाना है, मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, आंखें आपकी बंद कर कर आपको ध्यान मुद्रा के अलावा इसमें आपको दोनों मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सांस को आपको कंट्रोल करना है। दोनों मुद्रा दोनों हाथों से, दोनों जो कहते हैं ना द्रोण, पहले डोना, मराठी में डोना कहते हैं, तो द्रोण की तरह हाथों की मुद्रा दोनों घुटने पे रखिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेकर सांस एक बार छोड़ दीजिए, फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांसों को सामने झुकते वक्त छोड़िए धीरे धीरे। और आप 2.5 से 3 सेकंड में आप सांस ले रहे हो तो 2.5 से 3 सेकंड में ही आपको सांस छोड़ना है, लेकिन सांस के आखिरी वक्त में आपको जोर से एक स्ट्रोक लेके सांस को बाहर फेंकना है, ताकि आपका मूलाधार जो है वो ऊपर खींचा जाए और मूलाधार जो मूलबंध है आपका वो अच्छी तरह से लगे। तो सांस को हमको बाहर इस तरह क्रिया देखिए आप, मैंने सांस ली है, मैं सांस धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, जोर से मैंने सांस को बाहर छोड़ा, मूलाधार को मैंने ऊपर खींचा। अब मैंने उद्यान बंद, यहाँ पेट को पीठ की ओर लगा लिया, लंबी सांस खींच के पेट को अंदर ले लिया है और उद्यान बंद लगाया। अब मैं गर्दन को कंठकूप में लगा रहा हूँ, यह हो गया जालंधर बंद। तीनों बंद मैंने एक साथ यहाँ लगा लिए हैं और
मैं जितने देर तक कुंभक कर सकता हूँ, सांस को बाहर मैंने फेंका है, जितनी देर तक मैं कुंभक कर सकता हूँ उतनी देर मुझे रुकना है। और जब मुझे लगा ऐसा कि अब मुझे सांस लेना चाहिए, मैंने धीरे से पहले जालंधर बंद को खोला, फिर मैंने उद्यान बंद को रिलैक्स किया और फिर मैंने मूल बंद को रिलैक्स किया और फिर मैंने लंबी गहरी सांस ली है। तो जब ये तीनों बंद एक साथ लग जाते हैं, इसे महाबंद कहा जाता है। ये जो है ये बाह्य प्राणायाम का, इसमें बाह्य प्राणायाम के इसी क्रिया में अगर हम बाहर सांस कुंभक करके पेट को अंदर बाहर करते हैं तो उसे अग्निसार क्रिया भी कहा जाता है। जब हम छठ क्रिया करते हैं तो उसमें नौली जो क्रिया होती है पेट को घुमाने की, वो क्रिया करने के लिए हमको बाह्य प्राणायाम बहुत उपयुक्त होता है। तो जब हमको नौली करना होता है तब बाह्य प्राणायाम का अग्निसार क्रिया का हमें बहुत फायदा होता है। ये हो गया बाह्य प्राणायाम। यह रेगुलर प्रयास से ही पॉसिबल होता है। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध तो आप लगा सकते हैं इजीली, लेकिन उद्यान बंध के लिए भी आपके पेट के जो मसल्स है, जो फैट्स है, ये बहुत कम होने चाहिए। और मूल बंध को लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे आपके जितने भी पेट के विकार है, जितने भी जननेंद्रियों के विकार है, महिलाओं में जितने माहवारी के संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। अब हम मुड़ते हैं उज्जयी प्राणायाम की तरफ। चौथा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। इसमें भी आपको सुखासन में बैठना है, पद्मासन में बैठना है, जो भी आसन आपको सुख महसूस हो उसमें बैठना है। मेरुदंड सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखना है, आंखें बंद करना है और आपको ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में आपको बैठना है और लंबी गहरी सांस लेना है। क्रिया पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आपको करना है। लंबी सांस लेना है आपको और सांस लेकर आपको सांस रोक लेना है। जितनी देर आप सांस रोकते हैं, यानी सांस को रोकना है कुंभक करना, सांस लेना है पूरक, सांस को रोकना है कुंभक और सांस छोड़ना है रेचक। तो आपको सांस लेने के बाद में आपको सांस रोकना है, कुंभक करना है। कुंभक आप जितनी देर कुंभक कर सकते हो उतनी देर कुंभक करना है और उसके बाद में आपको अपने राइट हैंड के थंब से आपका राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही आपको सांस को छोड़ना है। लेकिन सांस लेने की जो क्रिया है वो किस तरह लेना है, उसकी एक प्रक्रिया है। आपका जो कंठकूप है, स्वर यंत्र है, उसको संकुचित करना है आपको, क्या श्वास नलिका को आपको संकुचित करना है और अंदर से घर्षण करते हुए सांस आपको अंदर लेना है। जैसा आपने कुंभक कर लिया, सांस को रोक लिया है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको अंदर से घर्षण करते हुए उज्जयी घसते हुए ही आपको सांस को छोड़ना है। यह हो गया उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में जितने भी अपने लंग्स के कफ के जितने विकार है, गले के जितने विकार है, उसमें यह बहुत फायदेमंद है। खास करके जिनको बकई खाने की आदत है, जो बोलते बोलते अटक जाते हैं, जो रात में स्नूजिंग करते हैं, घूरते हैं, उनके लिए, और जिनकी आवाज बहुत भारी है, ऐसा कर्कश आवाज है, मधुर नहीं लगती है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, ये इन प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ गले की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और इसमें अगर आप 15 से 20 सेकंड तक आप अपने सांस रोकते हो या 15 सेकंड के ऊपर रोकते हो तो आप उद्यान बंद जालंधर बंद भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो जालंधर बंद लगाने से जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स है, मैंने बाह्य प्राणायाम में भी कहा, जालंधर बंद जहां जहां भी लगेगा थायराइड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है उसके प्राणायाम। और उज्जयी सांस में भी आप अगर जालंधर बंद लगाते हो तो थायराइड पे एक विशिष्ट प्रकार का प्रेशर आता है, क्योंकि आपने कुंभक किया हुआ है। कुंभक की वजह से ये जो स्वर यंत्र है, आपका थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव निर्माण होता है। तो वहां के जो T3 T4 या जो आपके थायराइड सिक्रेशंस है, हार्मोन्स है, वो सिक्रेशंस अच्छे होने लग जाएंगे, नॉर्मल होने लग जाएंगे। हाइपोथायराइडिज्म होगा तो भी नॉर्मल होगा, हाइपर होगा तो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थायराइड
कि जिनको जिनको प्रॉब्लम्स है, खास करके आज जो हमारी मॉडर्न जो आहार शैली हो चुकी है, खान पान जो हमारा बदल चुका है, उसकी वजह से हमारे इंटरनल जो इंडोक्राइन सिक्रेशंस है ना, उसमें सारे बदल हो चुके हैं, वो सारे रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमको थायराइड के पेशेंट बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये उज्जयी प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर आप नित्य क्रिया करते हो तो मिनिमम 3 बार आप कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए करना है तो आप 11 बार 21 बार भी आप इसको कर सकते हो, ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। तो ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी प्राणायाम के बाद में एक बार हम उज्जयी प्राणायाम मेरे साथ कीजिए, मैं करता हूँ, आप मेरे साथ कीजिए। ठीक है, आ गया समझ में उज्जयी। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है, प्राणायामों का राजा जिसे कहते हैं, सबसे महत्व हुआ है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में जो क्रिया है वो बैठक हमारे सुखासन है, हम ध्यान मुद्रा वायु मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं, मेरुदंड सीधा रखना है, गर्दन सीधे रखना है, आंखें बंद करना है, पूरा ध्यान जो है हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके ओर ही देना है। जो भी विचार आ रहे होंगे उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है, या आ रहे हो तो आने दीजिए, लेकिन आपको अपना ध्यान जो है वो अपने सांस क्रिया पे रख सकते हैं। वैसे अष्ट चक्र है, उन चक्रों पे भी रख सकते हैं, या आप हृदय गति पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, शुरुआत आपको राइट नोस्ट्रिल को अपने थंब से बंद करना है। ये योग मुद्रा है, ये अंगूठे को हम नाक लगाते हैं, दोनों उंगलियां वायु मुद्रा, और ये जो हमारी अनामिका है उससे हम नाक को बंद करते हैं। तो ये राइट इस तरह करते हैं। या फिर जो श्री जी जो कहते हैं, वो अंगूठे को इस तरह, दोनों उंगलियां जो है हमारे कपाल पर रखना है इस तरह, और अनामिका से आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को ब्रेक करना है, और अंगूठे से आपको राइट नोस्ट्रिल को ब्रेक करना है। जिस बार आप लेफ्ट से सांस लेते हो तो राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद कीजिए, और जिस बार आप राइट से छोड़ते हो तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपको अनामिका से बंद करना है। शुरुआत आपको इस अनुलोम विलोम की लेफ्ट से शुरू करना है, राइट को बंद करके आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस अंदर लेना है और राइट से छोड़ देना है। फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना है। आप लेफ्ट से लेते हो, राइट से छोड़ते हो, फिर राइट से लेते हो, लेफ्ट से छोड़ते हो, ये एक चक्र हो गया। और इसमें आप 2.5 सेकंड में आप सांस लेते हो, 2.5 सेकंड में छोड़ते हो, फिर 2.5 सेकंड में लेते हो, 2.5 सेकंड में छोड़ते हो, यानी एक चक्र को आपको लग रहा है 10 सेकंड, यानी आप 1 मिनट में 6 बार आप अनुलोम विलोम कर रहे हो। तो आपको कम से कम 5 मिनट करना है, यानी 60 बार आपको ये करना है। ये हो गया नॉर्मल व्यक्ति के लिए। और जिनको कोई प्रॉब्लम है वे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम आप जितने बार करेंगे, इसके फायदे यह हैं कि हमारे शरीर में जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां कही गई है, उन सारे नस नाड़ियों तक हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, जो नसें है, वो सेंसरी नर्व्स है, वो सारी शुद्ध हो जाती है। और वहाँ शुद्धिकरण पूरा शरीर का होने की वजह से हमारे शरीर में जो भी विकृतियां हैं या जो भी व्याधियां हैं, जो क्रॉनिक डिसीजेस हमको हुए हैं कुछ, वो सारे डिसीजेस को हमको अच्छा करने के लिए ये अनुलोम विलोम क्रिया बहुत उपयुक्त है। तो इसलिए अनुलोम विलोम आप करते जाइए। सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। और ये करते वक्त
आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, या आपको आपके विशुद्धि चक्र पर या नाहक चक्र पर, आपको जहाँ भी विकृति लगती है आपके शरीर में, उस जगह आपको ध्यान देना है कि वहाँ आपको अच्छा फील हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल जा रही है और अब वो अच्छा हो रहा है। ये आप जब फील करेंगे तो अपने आप वहाँ से आपकी जो एनर्जी है उस जगह काम करेगी और वहाँ की विकृतियां जो है वो शुद्ध होगी। तो ये करते वक्त आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, आपका मन कहाँ होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम करते वक्त हम ये प्राणायाम अपने मन को संतुलित करने के लिए करते हैं। शरीर संतुलन तो हमने आसन और योगिक जॉगिंग में या सूर्य नमस्कार में हमने किया है, लेकिन मन को संतुलित करने के लिए हमको प्राणायाम करना है। इसलिए हमारा मन कहाँ होना चाहिए, हमारा मन जो है वो किचन में क्या सब्जी छोकी है या आज क्या बनाने वाले हैं, आज आपका प्रोग्राम क्या है, अनुलोम विलोम करते वक्त ये प्रोग्राम में नहीं जाना है। आपको अपने मन को अपने अधीन करना है। अपने शरीर में जो भी आपको विकृतियां दूर करना है उस जगह पे आपको ले जाना है, या आपको समझो कुंडलिनी जागृत करना है, सहस्त्रार जागृत करना है, या आपको आपकी मनस शक्ति जो है उसको दूर करना है, तो आपको अपने शरीर में उस जगह पे मन को ले जाना है। ठीक है, ये हो गया अनुलोम विलोम। ये कम से कम रोज हमको 10 मिनट करना चाहिए। जो सामान्य साधक है, जो रेगुलर करने वाले, उन्हें 10 मिनट करना चाहिए ताकि इसके फायदे हमको मिल सके। अब ये हो गया अनुलोम विलोम। इसके बाद हम अगला जो है वो करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हमको हमारे हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करना है। हमारे जो तीनों उंगलियां हैं वो हमारे आंख के टूप में इस तरह लगाना है, और जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपने मस्तक पे लगाना है, और दोनों अंगूठे से हमारे कान जो है वो हमको बंद करना है, और लंबी गहरी सांस लेना है, और ओम का जाप हमको करना है। कान हमारे बंद हो जाएंगे, एक भ्रमर की तरह हमारे को एक आवाज आएगी, और हमारे शरीर में जो कंपन निर्माण होंगे, कंठ से नाक से जो हमारे गले से जो आवाज निकलने वाली है, उस आवाज को हमको फील करना है, उस कंपन को हमको फील करना है। वो भ्रमर जैसा अपने आवाज आने के बाद एक प्रकार का कंपन निर्माण होता है ना, उस तरह का कंपन होना चाहिए। आप अगर करेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक उसके लिए और एक पद्धति ऐसी है कि एरोप्लेन जब उड़ता है आवाज होती है ना, अगर आपको वो आवाज फील हो रही है तो इसका मतलब आप भ्रामरी करेक्ट कर रहे हो। तो रखते हैं हम अपने आंखों के ऊपर अपनी उंगलियां, दोनों इंडेक्स फिंगर अपने मस्तक पर रखते हैं, अपने कर्णकों को बंद करते हैं, और भ्रामर की तरह आवाज करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं और आवाज करते हुए, ओम का आवाज करते हुए, ओम की ध्वनि करते हुए हमको सांस को छोड़ना है। यह करते वक्त आपको किसी को चक्कर भी आ सकती है, किसी को अंधेरी आई जैसा भी हो सकता है। जो नए नए साधक होते हैं उनको ऐसा होता है थोड़ा सा, तो धीरे धीरे कीजिए। और करते वक्त और एक ध्यान रखिए कि आपके दांत, जब आप ओंकार का जप करते हो तो आपके दांत दांतों को नहीं लगना चाहिए, दांतों में थोड़ा सा अंतर रखिए, तो जो आवाज है, जो कंपन है ना, वो अच्छी तरह से आएंगे। आप अगर अपने जो मेडिकल ज्वाइंट्स है, ये इस ज्वाइंट को भी आप थोड़ा सा अगर आवाज करते वक्त आप अगर थोड़ा सा उसको हिलाएंगे तो और भी अच्छे से कंपन आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भ्रामरी। भ्रामरी के जो फायदे हैं वो मानसिक विकारों में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बुद्धि हमारी तल्लक होती है, और गले के ऊपर के जितने भी विकार है, जैसे सर्दी है, खांसी है, प्रतिशाय है, बार बार एलर्जी होती है, छींकें आती है, ये सब चीजों में इसका बहुत हमें फायदा होता है। हमारी जो नोजा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ये बहुत हेल्पफुल होती है, वाइब्रेशन की वजह से यहाँ की जितने भी विकृतियां हैं वो निकल जाती है। तो ये हो गया भ्रामरी। अब हम करते हैं उद्गित। उद्गित प्राणायाम में हमको ओंकार जप भी करना है। ओंकार हमको 3 बार हम ओंकार करेंगे। ओंकार में 3 शब्द दिए हैं, ओम, ऊ और म। तो और से हमारे पेट पे
कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऊ से हमारे हृदय पे कॉन्सेंट्रेशन होता है, और म से हमारे सहस्त्रार चक्र पे उसका हम फिर से अपने सुखासन में विराजमान होते हैं, मेरुदंड सीधा करते हैं, गर्दन सीधी, आंखें बंद। आंखें बंद इसीलिए करना पड़ता है प्राणायाम के अंदर कि जब हम आंखें बंद रखते हैं तो हमारा जो विषय वस्तु है, बाहर की जो वस्तुएं दिखती है ना, उसे विषय वस्तु कहा जाता है। विषय वस्तु की ओर ध्यान अगर हमारा नहीं जाता है तो हमारा मन जो है अंतर्मुख होने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए प्राणायाम करते हो आंखें बंद कर प्राणायाम किया जाता है। तो जो भी हम प्राणायाम, जितने भी हमने अभी जो 7 प्राणायाम में हमने किए, 6 प्राणायाम, उसमें हमको आंखें बंद करके करना है ताकि हम हमारा कंसंट्रेशन जो है वो हमारे ध्यान के ऊपर, हमारे जो ध्यान वस्तु है उसके ऊपर लगा सके। तो आंखें बंद करके हमको एक लंबी गहरी सांस लेना है और 3 बार ओंकार का जप करना, लंबा जप करना है। उद्दिष्ट का मतलब होता है लंबा, वो जितना आप लंबा कर सकते हैं, जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक सकते हैं वो आपको फेंकना है। तो एक लंबी गहरी सांस लेना है और आंखें बंद ही रखिए। अब हमें प्रणव प्राणायाम यानी ध्यान 1 मिनट के लिए आपको ध्यान लगाना है। आपने जो ओंकार का जप किया है उस ओंकार को आपको फील करना है, उसको महसूस करना है, अपने आज्ञा चक्र की ओर ध्यान देना है, सांस की गति पे ध्यान देना है, अपने नासाग्र पे ध्यान देना है। आपका ध्यान जहाँ कौन लगता है उस जगह आपको ध्यान देकर आपको ध्यानस्थ होना है। सांस गति को बिल्कुल मंद करना है और आपको खुद के शरीर को रिलैक्स करना है। ये ओम का जो ध्वनि जो है वो आपके शरीर में कंपन जो है वो आपको फील करना है। धीरे से अपने हथेलियां एक मिनट के ऊपर घसना है, जोर से घर्षण करना है ताकि आपके हाथ गर्म हो जाए, ऊर्जा निर्माण हो। और ये गरम गरम हाथ जो है आपने अपने चेहरे पर लगाना है। इस गर्माहट का जो अंजन है वो आपके आंखों में आपको फील करना है, अपने चेहरे पे फील करना है। पूरे चेहरे को आपको गर्म करना है, गर्दन को गर्म करना है, अपने वक्ष को एक बार गर्म हाथों से स्पर्श करना है, अपने भुजाओं को, अपने पैरों को स्पर्श करना है। अब आपने आंखें आप खोल सकते हैं। ये हो गए अष्ट प्राणायाम। अब इसके बाद में 2 चीजें बहुत महत्व की हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाम बोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आपका जो आहार है, जो आप खान पान है, उसी से नहीं होगा, आप जो दिन भर जो आप जो कर्म करते हैं वो अगर नियमबद्ध नहीं होंगे, आपके जो उठने का समय है और सोने का समय है वो उसमें नियमबद्धता नहीं होगी, तो आप कितना भी योग कर लो, कितने भी आसन कर लो, कितना भी प्राणायाम कर लो, आपको जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए आहार विहार यानी आपके कर्म और निद्रा, ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए अपने आप को जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे तब तक आप कितना भी योगासन या प्राणायाम कर लो उसका फायदा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आखिरी जो पड़ाव है उसमें अब हमको एक बार वज्रासन में आना है। जो हमने किया है वज्रासन में दोनों पैरों में अंतर रखना है और हाथों की स्थिति है उल्टे हाथ हमारे पैरों में रखना है इस तरह, और लंबी गहरी सांस लेकर आपको सिंहासन करना है। सिंहासन का मतलब, व्याघ्रासन का मतलब क्या होता है कि जोर से जिस तरह सिंह जो गर्जना करता है ना उस तरह गर्जना करते हुए जो रहा था हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि विकृतियां हैं वो बाहर हमको फेंक देना है। तो एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और ये करते वक्त आपको एक ध्यान देना है, जबान आपकी बाहर निकालना है और आपको अपने भुजों की तरफ, दोनों भुजों के बीच में आपको देखना है। चलो फिर सब लोग एक साथ करते हैं। लंबी गहरी सांस ली हमने और ये हो गया व्याघ्रासन। थोड़ा सा गले को हमने तनाव दिए, थोड़ा सा गले का मसाज करते हैं। इसमें आपको जो थायराइड की जिनके प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है और सारी चीजें। अब आखिरी में इतना आपने सब कुछ किया है तो मुझे लगता है कि आपने शायद यह आनंद यात्रा पूरी की है। तो इस आनंद यात्रा की समाप्ति भी जो है वो हम हंसकर व्यक्त करें। जिसको जितना भी आनंद आया हो वह खुलकर, जितने जोर से, जितने दिल से आप हंस सकते हो उतना हंसिए। अगर आपको कुछ गलत महसूस हुआ हो, कहीं कुछ जोक महसूस हुआ हो तो उस जोक को याद कर भी हंसिए। लेकिन आपके जो दिन की शुरुआत है वो हंसकर करना है। एक हंसी अपने चेहरे पे दिन भर रहनी चाहिए, इसलिए इसका खत्म जो है वो हंसकर करना है। तो जोर से एक बार हम हंसते हैं, एक बार जोर से हंसते हैं। तो ये हो गया हमारा आसना का आखिर समाप्ति। आप करते हैं हम आखिर में एक प्रार्थना करेंगे हम। ओम गौरी शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधीय शांति, वनस्पतीय शांति, सर्वदेवो शांति, सर्वज्ञ शांति, ब्रह्मा शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति रेघि। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ के साथ मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम दूंगा। उसके पहले मैं मेरी जो आज की जो सेवा है वह आज महेश नवमी उपलक्ष्य में महेश भगवान को मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूँ। और आज मुझे यवतमाल जिला माहेश्वरी संगठन की ओर से यह सेवा देने का मौका प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और जो साधक आज मेरे साथ इसमें योग क्रिया में जुड़े, उन सभी साधकों ने मेरी इस क्रिया को बड़ी शांति से और प्यार से स्वीकार किया, इसलिए उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी नया साधक हूँ,
कुछ गलतियां त्रुटियां हुई हो मुझसे परोक्ष अपरोक्ष रूप से, तो उसके लिए भी मैं सभी से क्षमा चाहूंगा। और योगा प्राणायाम ये बहुत बड़ा विषय है। मैं 1.5 घंटे में खत्म करने का सोच कर भी नहीं खत्म कर सका हूँ, पूरे 2 घंटे लग गए। आपने मुझे ये समय दिया, आपने आप अपने जीवन में निश्चित इस समय का उपयोग करें, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। और मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राठी सर। मैं यवतमाळ जिला माहेश्वरी संगठन, यवतमाळ जिला माहेश्वरी महिला संगठन, यवतमाळ जिला ठीक है, माहेश्वरी कुछ सुझाव हो युवा तो संगठन, पूछ इनकी ओर सकते से हैं। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी विनती का मान रखा और आप हमें अपना योगा सेशन देने के लिए उपलब्ध हुए। साथ ही मैं आज इस सेशन में जितने भी उपस्थित साधक हैं उन सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि वे भी इस हमारे कार्यक्रम से जुड़े। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम है आज का, इसकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद मतलब करीब 9 बजे के बाद हमारा संगठन का यूट्यूब प्रशांत भैया चैनल से अगर होंगे विनती करता हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। जी, तो आज हमारे इस आज के प्रोग्राम की यूट्यूब लिंक 1 घंटे बाद हमारा संगठन का जो यूट्यूब चैनल है यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट माहेश्वरी संगठन, इस पर उपलब्ध रहेगी। आप उसका भी लाभ लें। और मुझे निश्चित लगता है कि आज जितने भी लोगों ने ये योगा किया है उन्हें आज एक अलग अनुभूति होगी। महेश नवमी उपलक्ष्य में यवतमाळ जिला माहेश्वरी संगठन ने जो ये उपक्रम शुरू किया है ये बहुत ही उपयुक्तपूर्ण है। हर बार यह जो संगठन है हमारी यवतमाळ जिले की, यह ऐसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन करती है और यह ऐसे ही करते रहे और समाज को विविध क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, इस तरह कार्य करते रहे, यही मैं शुभकामना करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत भैया कुछ कार्य में व्यस्त हो गए हैं, तो मैं सभी से हेलो हेलो चाचा, आवाज नहीं आ रही? एक बार मैं किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकते हैं। अर्चना दीदी यहाँ उपस्थित है हेलो तो बोल सकती हैं। हेलो हेलो चलो मीटिंग अब यहीं समाप्त करते हैं। जय महेश।